हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आप फिगर देख रहे हैं और ये फिगर देखकर ही आपको याद आ गया होगा कि ये फिगर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डेरिवेशन है आपका किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये डेरिवेशन आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के इस लेसन के मैंने 2 पार्ट पहले से बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज इस डेरिवेशन को बहुत ही सरल तरीके से क्लियर करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, 100% आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न आपका क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रश्न इस तरह से लिखा रहेगा, और भी प्रश्न बहुत तरीके से लिखे रहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक ज्ञात कीजिए, सूत्र का स्थापना कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे ना, तो बहुत तरह से प्रश्न लिखे होंगे, पर आपको हल जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही हल करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये फिगर याद होना चाहिए। यहाँ पर एक प्लेट बना देंगे, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक प्लेट बना देंगे, माइनस में क्यू आवेश है, और बीच में यहाँ पे वायु या निर्वात है। ठीक है, बीच में कोई भी पदार्थ नहीं रखा है, मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर वायु या निर्वात है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपका वैद्युत रोधी स्टैंड है, और यहाँ पर दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी के सहारे जोड़ देते हैं। तो आपको रचना क्या लिखना है, रचना कैसे लिखना है और क्या लिखना है, पहले वो समझ लेते हैं। हम क्या लिखेंगे कि माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका समान क्षेत्रफल कितना है, a है। मान लेते हैं यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा a। x और y दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है। जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है वो x और y दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है, जिसके बीच का क्षेत्रफल a है, जिनके बीच की दूरी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो स्मॉल d है। प्लेट x को धनावेशित प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में, और तथा y प्लेट को पृथ्वी के संपर्क में जोड़ देते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या क्या लिखना है फिर से समझ लीजिए कि माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका क्षेत्रफल a है। यह समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट x और प्लेट y से मिलकर बना है। प्लेट x को धनावेशित करके वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ देते हैं, और y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बस आपको इतना लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है रचना। आपको रचना अच्छे से जैसे मैंने लिखना है सेम ऐसे ही आपको लिखना है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका समान क्षेत्रफल a और x तथा y दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है। प्लेटों x को धनावेशित करते हैं तथा प्लेट y को पृथ्वी के संपर्क में जोड़ देते हैं। तो हम सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूत्र की स्थापना करके हम आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद पेपर में आपको कैसे लिखना है वो हम लिख कर बताएंगे, वैसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ फिगर को देखते रहिए। ठीक है, फिगर में क्या लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लेट है ना, तो दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा। तो सबसे पहले यही लिखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा होगा। फार्मूला होता है E बराबर में सिग्मा, यहाँ पर होता है K एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा। आपको पता है यहाँ पे सिग्मा का फार्मूला होता है, Q बटे में A। सिग्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q बटे में A। तो ये हो जाएगा E बराबर में सिग्मा, यहाँ पर हो जाएगा Q बटे में A हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर K हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर सिग्मा K बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फार्मूला होता है Q बटे में A। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर Q पूरे के बटे में हो जाएगा A K एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालते हैं। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा,
फार्मूला होता है ई बराबर में वी अपान में डी। हमें चाहिए वी, तो वी बराबर फार्मूला हो जाएगा, डी को इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ई इंटू डी। अब आप देख रहे हैं कि ई का फार्मूला यहाँ पर निकल आया, ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा वी बराबर ई की जगह पे क्यू, यहाँ पर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में डी है तो यहाँ पे गुणे में डी हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको फार्मूला हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, धारिता के सूत्र से लिखेंगे। धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे में वी। तो यहाँ पर फार्मूला उठा कर रखते हैं, सी यहाँ पर क्यू, वी का वैल्यू देखो ये पूरा वी का वैल्यू, ये हो जाएगा क्यू, यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के, यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो सी का वैल्यू निकल के आएगा, ये पूरा वैल्यू जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के बटे में हो जाएगा डी, ए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के, और ये पूरा वैल्यू जाएगा ऊपर, और डी आपका कहाँ जाएगा, डी आपका रहेगा नीचे। तो ये वैल्यू आ गया आपका किसका, धारिता का, सी का वैल्यू आ गया, सी बराबर में के, ए हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे डी हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा तो सूत्र यहीं पर ही आ गया, पर यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा डी। तो ये आपका सूत्र जो आएगा ये आएगा वायु या निर्वात के लिए। पर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर कोई माध्यम हो, ठीक है, अगर बीच में कोई माध्यम रखा हो तब क्या होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि के माध्यम रखा हो तो, ये वायु या निर्वात के लिए, तो यहाँ पे 0 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर के कोई माध्यम होगा तो हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बटे में डी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो सेकंड फर्स्ट में सेकंड से भाग कराने पर, फर्स्ट में सेकंड से भाग कराने पर तो हो जाएगा सी नॉट बटे में सी, यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, के हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बटे में डी हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, ये हो जाएगा सी नॉट, सी इधर जाके ये के सबसे ऊपर जाएगा मतलब के, और यहाँ पे सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके सूत्र का निगमन। तो फिर से समझ लीजिए, और लिखना कैसे है तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा ई बराबर सिग्मा के और पूरे के बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू बटे में ए, तो यहाँ सिग्मा की जगह पे क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब दोनों प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पर विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे में आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे V को रोकेंगे, D को इधर भेजेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा। अब E का फार्मूला उठा के यहाँ पे रखेंगे, क्यों, पूरे के बटे में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के। धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे में V, और ये B का पूरा मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे B की जगह पे, तो Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के ये जाएगा ऊपर, और D आपका बटे में है तो बटे में हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1, तो यहाँ पे C नॉट मतलब वायु के लिए या निर्वात के लिए जो धारिता का सूत्र होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यदि K माध्यम रखा हो बीच में तो फार्मूला हो जाएगा C, यहाँ पर A K एप्सिलॉन नॉट बटे में D। समीकरण फर्स्ट में अगर सेकंड से भाग करते हैं तो वायु या निर्वात के लिए जो प्रकार धारिता का सूत्र होगा वो परावैद्युतांक माध्यम और किसी माध्यम के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये आपको लिखना कैसे है, चलो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था सबसे पहले कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर में सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यहाँ पर बताया था कि सिग्मा का फार्मूला होगा क्यू बटे में ए, तो सिग्मा का फार्मूला भी हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो E बराबर B अपान में D। V का वैल्यू क्या निकाले थे, E इंटू डी, और E का मान यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, E का मान आप रख सकते हो यहाँ सिग्मा की जगह पे Q
पूरे के बटे में a, यहाँ पर k एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये आ गया आपका E का वैल्यू उठा के रखे और D की जगह पे D हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम निकालेंगे धारिता। इसके बाद क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान में V। तो यहाँ पे Q हो गया, V का वैल्यू तो अभी निकाले हैं, Q इंटू डी ए के एप्सिलॉन नॉट। ये Q से ये Q कट जाएगा और ये पूरा वैल्यू बटे में है तो ये जाएगा ऊपर, A के एप्सिलॉन नॉट बटे में D हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। समीकरण हो जाएगा सेकंड हो जाएगा और इसको मान लेंगे फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर तो ये हो जाएगा C पूरे के बटे में C नॉट बराबर A के एप्सिलॉन नॉट बटे में D पूरे के बटे में A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। A एप्सिलॉन नॉट D से D कट जाएगा, इस C नॉट को भेजेंगे इधर तो C का वैल्यू आएगा C बराबर C नॉट इंटू के और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और डिफिनेशन का एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो प्रश्न में लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मतलब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पहले वीडियो में ज्ञात किया था। आज हम सीखेंगे कि अगर इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब उसका व्यंजक हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ये फिगर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो समांतर प्लेट ली है, एक पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये माइनस चार्ज होगा, बाहर अंदर प्लस चार्ज ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको एक वैद्युत रोधी, ये आपका क्या है वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है x और y के बीच की जो दूरी है वो d है और इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई अगर देखा जाए तो वो t मोटाई का है। और यहाँ पर इस दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो आपको लिखना क्या है, एकदम सिंपल लिखना है कि माना x और y एक समांतर प्लेट है। रचना जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको अभी लिखना नहीं, आप समझ लीजिए कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। पहले समझिए, लिखना है कि माना x और y एक समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी d है, जिसके बीच की दूरी d है। उसके बाद लिखना है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका, मतलब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, यहाँ पर ये जो बीच में गैप है ना ये सब वायु है, तो पूरा पहले वायु था, अब बीच में ये t आ गया, तो पहले दूरी कितनी थी d। अब अगर वायु ये छोटा भाग जो बचा हुआ है और ये जो छोटा हुआ भाग बचा है इसका भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, d में से अगर हम t को घटा देंगे तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो रचना में आपको क्या क्या लिखना है फिर से समझ लीजिए कि माना x और y एक समांतर प्लेट हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई t रखा गया है। तो प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच जो वायु है इसका वायु के बीच की जो दूरी होगी वो d माइनस में t होगी। तो ये आपको कैसे लिखना है, तो मैंने लिखा है और ये आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है कि माना x y एक समांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k तथा मोटाई t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस में t होगी।
इतना आपको लिखना पड़ेगा रचना में। रचना में लिखने के बाद आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक एक लाइन आप समझते जाना, कैसे पेपर में लिखना है वो अब बाद में समझना, पहले हल कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती हैं और वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर फार्मूला होता है Q और A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा कब, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब लिखेंगे सेम यही लाइन लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे Q, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ क्या माने थे K हो जाएगा और ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। फिर लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर। ठीक है, ये वायु के लिए है तो यहाँ पर E नॉट लगा दे रहे हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, V बराबर में E इंटू डी, मतलब बीच की दूरी होती है। तो चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V। अगर वायु के लिए देखें तो E क्या था, E नॉट, और बीच की दूरी के लिए हम D मान के चलेंगे। ठीक है, और प्लस में दूसरा वाला क्या E था और बीच की दूरी के लिए तो हम D मान के चलेंगे। लेकिन इनके बीच की दूरी वास्तव में है क्या, वायु के बीच की जो दूरी है, वायु की दूरी क्या निकल के आएगी, हमने कहा था D में से अगर हम T को घटा देंगे तब वायु के बीच की दूरी निकल के आएगी और यहाँ पे E हो जाएगा। और परावैद्युत पदार्थ के बीच की दूरी को क्या माना था, बीच की मोटाई क्या थी T। यही आपको समझना है कि वायु के लिए जो बीच की दूरी होगी वो D में से T को घटाने पर प्राप्त होगी और जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी तो मोटाई कितना थी T, तो बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी T हो जाएगी। अब यहाँ पे V बराबर E नॉट का वैल्यू उठा के रखेंगे, क्यों, यहाँ पर A इंटू एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में यहाँ पे E का मान Q, यहाँ पर A हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K इंटू T हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q और A एप्सिलॉन नॉट करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका T बटे में यहाँ पे हो जाएगा K, D माइनस में T प्लस में T अपान में K। यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। अभी तक कोई भी यहाँ पे ऐसी चीज नहीं आई है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होना पड़े। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो चलो आगे क्या करना है वो समझते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख दे रहे, आपने फार्मूला होगा धारिता का सूत्र, तो लिखेंगे धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, C बराबर में Q अपान में V। यही तो फार्मूला पढ़ा है ना, तो यहाँ पे हो गया C, Q ऊपर है तो यहाँ पे Q हो जाएगा, बटे में क्या लिखा है V लिखा है ना, और V का मान तो ये निकाले हो आप, तो ये मान रखेंगे Q, यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T प्लस में T अपान में K। ये Q से ये Q कट जाएगा, हो जाएगा C, ये भाग में है तो ये जाएगा ऊपर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया D माइनस में T प्लस में T अपान में K। यहाँ तक तो हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका फार्मूला, लेकिन यहाँ पर 2-3 स्टेप आपको और जानना है। क्या क्या जानना है वो समझते हैं। पहला, यदि पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता तब हम क्या करेंगे। ठीक है, पूरे पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, इसका मतलब पूरे पदार्थ में क्या भरा होता, T, तो D बराबर किसकी हो जाता है, T के, तो जहाँ पे D है ना वहाँ पे T रख के चलते हैं, तो ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पे C है, A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस में T की जगह पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे T है तो D बटे में K, ये D से D 0 हो जाएगा
मतलब ए एप्सिलॉन नॉट, ये के जाएगा ऊपर और बटे में क्या हो जाएगा डी। तो ये निकल के आएगा कब, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता। यदि परावैद्युत पदार्थ ना होता, दूसरा अगर कंडीशन देखा जाए, यदि परावैद्युत पदार्थ भरा ना होता तो हम क्या करते, परावैद्युत पदार्थ अगर भरा नहीं होता तो हम क्या लिखते, टी बराबर 0 हो जाता, क्योंकि जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो टी का मान 0 होगा। तो जहां जहां टी है वहां वहां 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा सी। यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी माइनस में 0 प्लस में 0 अपान में के, मतलब हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी। तो ये वैल्यू आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या होता है, तीसरा टॉपिक ये कि यदि परावैद्युतांक कोई धातु हो तो तब क्या होता है, तब जो होता है आपका टी का वैल्यू इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। कब, जब बीच का परावैद्युत पदार्थ कोई धातु होगा तब हम टी को इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी माइनस में इन्फिनाइट प्लस में इन्फिनाइट बटे में के, मतलब ये डी में से इन्फिनाइट घटाएंगे तो वही सेम आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। तो ये सी का वैल्यू आ जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक मैंने बताई है। अब आपको पेपर में कैसे लिखना है चलो वो समझते हैं। तो रचना एक बार फिर से आप समझ लीजिए। क्या लिखना है कि माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी डी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी डी है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक के तथा मोटाई टी है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस में टी होगी। अब देखो हम क्या लिखे थे, ये सारी चीजें समझा दिए। दोनों प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो यहाँ पे ई नॉट लगा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब परावैद्युत पदार्थ की बात करेगा तो इसमें क्या माने थे हम, के माने थे, तो के माने थे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के रहेगा, ए रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के केस में आ गई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत पदार्थ के केस में आ गई। अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर फार्मूला क्या था, V बराबर E इंटू डी। हमने कहा यहाँ पे ये फार्मूला है, फार्मूला में इसके लिए भी निकालना है, वायु के लिए और परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो लिखेंगे V बराबर E नॉट और वायु के बीच की दूरी क्या थी, D माइनस में T, तो D माइनस में T प्लस E आपका हो गया परावैद्युत पदार्थ के लिए, और यहाँ पे इसके बीच के जो दूरी थी वो थी T, क्योंकि उसकी मोटाई कितना है, T है ना। तो यहाँ पर E नॉट का वैल्यू उठा के रखे हैं, D माइनस में T अपनी जगह पे रहेगा, कुछ नहीं करना है, प्लस E की जगह पे E का वैल्यू उठा के रखे हैं, Q अपान में A के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे T है तो यहाँ पे T रखे हैं। अब करेंगे क्या, Q और बटे में A एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो रहा है तो इसको करेंगे कॉमन। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे V बराबर Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो हो जाएगा D माइनस में T प्लस T बटे में K। अब क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से क्या होता है सूत्र, C बराबर Q अपान में V। देखो V का मान ये हमने निकाला है ना, ये V का मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो V की जगह पे हो जाएगा Q पूरे के बटे में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस में T प्लस T बटे में K। ये Q से ये Q कट जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा ऊपर, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में D माइनस में T प्लस यहाँ पे T बटे में K लिखा है, T बटे में K। अब इसके बाद यहाँ तो आपका फार्मूला सिद्ध हो गया, पर 3 केस हैं जो आपकी बुक में है NCERT में, उन तीनों केस को समझ लेते हैं।
पहला केस क्या है कि जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो तब, अगर पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ है इसका मतलब डी जो होगा वो टी के बराबर होगा। तो जहां जहां पे टी है ना वहां पे डी रखेंगे। तो यहाँ पे टी था ना, टी की जगह पे डी रखे हैं। यहाँ पे टी है, इसकी जगह पे डी रखे हैं। डी में से डी घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा आपका डी बटे में के, और के चला जाएगा ऊपर। तो ए एप्सिलॉन नॉट के पूरे के बटे में डी। दूसरा केस क्या है, यदि परावैद्युतांक माध्यम ना हो, अगर परावैद्युतांक माध्यम टी नहीं होगा तो टी बराबर 0 होगा। तो जहां जहां पे टी है वहां 0 रखेंगे। तो डी माइनस में 0, तो 0 बटे में के, ये तो 0 हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में डी हो जाएगा। तीसरा केस है, यदि इनके बीच धातु की पट्टी हो, सॉरी हमने बताया था कि टी को 0 रखना नहीं, अगर धातु की पट्टी की बात करेगा तो के आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जब के इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका फार्मूला होगा सी ए एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में डी माइनस में टी, क्योंकि के की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 3 केस हैं और ये तीनों केस आपको आना चाहिए। अगर ये तीनों केस आप कर देते हो पेपर में तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन। इससे पहले मैंने 4-5 डेरिवेशन बता दिए इस लेसन के। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर बना दिया है और ठीक है, इसको सिद्ध कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ फिगर याद करना है, बाकी का सारा सोल्यूशन मैं आपको याद करवा दूंगा। तो आपको लिखना क्या है कि माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 संधारित्र हैं जो क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, माना 3 संधारित्र की धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। जब इनके बीच में B वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका B वोल्ट की जब बैटरी लगाते हैं तो इनके बीच में विभवांतर V1, विभवांतर V2 तथा विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण, देखो धारिताएं इनकी जो है वो भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच में विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या याद रहना चाहिए कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 जिनको श्रेणी क्रम में B वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। जब इनके बीच में धारिताएं क्या है, धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा। तो ये रचना आपको कैसे लिखनी है तो यहाँ पर देख लीजिए। हमने रचना लिखा है, क्या लिखा है कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं जिसको B वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। रचना आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर रचना आप नहीं आती आपको तब डेरिवेशन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको हल कैसे करना है चलो वो सीखते हैं। तो आपको पता है कि धारिता का सूत्र क्या होता है। लिखेंगे धारिता के सूत्र से फार्मूला होता है C बराबर Q अपान में V। ये होता है फार्मूला, ठीक। C बराबर Q अपान में V। तो यहाँ पहले विभवांतर के लिए, जब पहले विभवांतर के लिए धारिता निकालोगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा C1 बराबर Q अपान में V। अब निकालते हैं, यहाँ पर B1 हो जाएगा। लिखेंगे दूसरे विभवांतर के लिए धारिता, तो C2 बराबर हो जाएगा Q अपान में V2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तीसरे विभवांतर के लिए धारिता C3 बराबर हो जाएगा Q अपान में B3 हो जाएगा। अब लिखेंगे कुल धारिता बराबर
क्या हो जाएगा C बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3 हो जाएगा। तो C का मान कितना है Q बटे में B, तो इसकी जगह पे लिखेंगे Q बटे में V बराबर C1 की जगह पे लिखेंगे Q बटे में B1 प्लस में Q बटे में B2 प्लस में Q बटे में C3। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलती कर रहे हैं हमें निकल यहाँ पे लिख रहे हैं पहले विभवांतर के लिए विभवांतर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका विभवांतर होना चाहिए क्योंकि हमें धारिता का सूत्र निकाल रहे हैं तो धारिता तो आनी चाहिए ना, और धारिता आ नहीं रही है। धारिता का मतलब C आना चाहिए C, तो यहाँ पे हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा B3 और ये हो जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है पहले प्लेट के लिए विभवांतर, उसके बाद क्या कर देना यहाँ पे, ये आपको लिखना कैसे वो तो भी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि सूत्र आया कहाँ से। आपको लिखना है पहले विभवांतर के लिए B1 बराबर Q बटे में C1, दूसरे विभवांतर के लिए B2 बराबर Q बटे में C2, तीसरे विभवांतर के लिए B3 बराबर Q बटे में C3। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल विभवांतर जब निकालेंगे तो हो जाएगा V बराबर B1 प्लस B2 बटे में B3। B का फार्मूला था Q बटे में C हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर B को यहाँ पर भेजोगे तो मान आ जाएगा Q बटे में C बराबर हो जाएगा Q बटे में C1 प्लस में Q बटे में C2 प्लस में Q बटे में C3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया Q बटे में C, यहाँ पे हम Q को करेंगे कॉमन तो 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस में 1 में C3, ये Q से Q कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 में C, 1 में C1 प्लस 1 में C2 और 1 में C3। और यही तो आपको प्रूव करना था, तब आपको पेपर में कैसे लिखना है वो चीज़ चलो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको रचना तो मैंने बता ही दिया था कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं, जिसको B वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर B1, B2 व B3 होगा। तो धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या पढ़ा है हमने, V बराबर Q अपान में C, फार्मूला क्या होता है C बराबर Q अपान में V। B को हमने यहाँ पर भेजा है और C को भेज दिए हैं बटे में। पहले विभवांतर के लिए तो हो जाएगा B1, आवेश आपका समान रहेगा तो Q बटे में हो जाएगा C1। दूसरे विभवांतर के लिए तो ये हो जाएगा आपका B2 बराबर Q पूरे के बटे में C2। लिखा है तीसरे विभवांतर के लिए B3 बराबर Q पूरे के बटे में C3 हो जाएगा। पर यहाँ पर लिखेंगे यदि पूरे संयोजन की तुल्य धारिता V हो तो, अगर पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितना हो V, तो क्या हो जाएगा V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। तो B का मान क्या होगा Q बटे में C बराबर B1 का मान Q बटे में C1 प्लस B2 का मान Q बटे में C2 प्लस B3 का मान हो जाएगा Q बटे में हो जाएगा C3 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखो तीनों में क्या कॉमन हो रहा है Q, तो 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 हो जाएगा। यहाँ देखो Q से ये Q कट जाएगा तो आपका जो मान निकल के आएगा 1 बटे में C बराबर 1 बटे में C1 प्लस 1 बटे में C2 प्लस 1 बटे में C3, और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये हो जाएगा आपका धारिताओं के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। इस टाइप के सवाल बहुत पेपर में आती है तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें का एक पर एक भी सवाल आ गया तो आप आसानी से 2 नंबर ज़रूर पा जाओगे। तो ऐसे डेरिवेशन जो आपको सरल है उनको तो आपको छोड़ना नहीं है, उनको ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन से अगर कुछ उठता है तो अधिकतम सवाल ही उठते हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल PCM क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो डेरिवेशन होगा वो
संधारित्र और धारिता का 5वां डेरिवेशन है। इसके पहले मैंने 4 डेरिवेशन बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। तो लिखा क्या है कि वान डे ग्राफ, वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। तो आप 2 चीज आपको याद करना है। एक, आप इसका वान डे ग्राफ किसे कहते हैं ये याद कर लो, और इसके सिद्धांत याद कर लो। बाकी हर एक लाइन मैं याद करवा दूंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वान डे ग्राफ क्या है? तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जा सकता है। वान डे ग्राफ का मतलब बस आपको इतना ही लिखना है। अगर 1 नंबर में आएगा वान डे ग्राफ से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना है कि वान डे ग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जा सकता है। सिद्धांत में क्या लिखना है? आपको सिद्धांत में लिखना है कि किसी आवेशित, या आपको नंबर 1 डाल देना है, ठीक है। लिखना है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। मतलब किसी भी जगह पर अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो जहां पर नुकीला सिरा होगा, नुकीला सिरा का मतलब ऐसे सिरे जहां पे थोड़ा गड्ढा टाइप में होगा, वहां आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित होगा। इस लाइन का मतलब यही है कि जहां पर, अभी मैं चित्र में बताऊंगा, पर यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे सिरे जहां पे थोड़ा सा भी गड्ढा टाइप में होगा, थोड़ा नुकीला सिरा होगा, वहां पे आवेश सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो आपको लिखना है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नंबर 2 आपको क्या लिखना है? नंबर 2 में आपको लिखना है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब कोई भी अगर हम आवेश पर, किसी भी चालक पर अगर हम आवेश से प्रवाहित करेंगे तो चालक हमेशा बाहरी पृष्ठ पर ही एकत्रित होता है, आंतरिक पृष्ठ पर आवेश एकत्रित नहीं होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय में बहुत बार इस तरह का प्रश्न आता है कि किसी चालक पर आवेश से प्रवाहित होने पर आवेश की मात्रा एकत्रित होगी, तो कहाँ पर एकत्रित होगी ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे ऑप्शन में भी लिखा रहेगा पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ मतलब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा लगाना है पृष्ठ के बाहर ही आवेश एकत्रित होता है। तो दूसरा लाइन यही लिखा है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये 2 चीज आप याद कर लेना, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? वान डे ग्राफ किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जा सकता है। सिद्धांत में आपको लिखना है नंबर 1, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नंबर 2 लिखना है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये 2 चीज आपको जरूर लिख देना है पेपर में। इसके बाद आप बनाओगे फिगर तो मैं ज़्यादा अच्छा बना नहीं सकता हूँ, पर जैसा भी बनाया हूँ ये आपका फिगर है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये फिगर आपको आना चाहिए। अगर फिगर आप अच्छे से बना देते हो ना, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 1 नंबर का फिगर होता है और 1 नंबर की रचना और 1 नंबर का सिद्धांत, टोटल 5 नंबर होते हैं। तो हर एक टॉपिक पे आपको 1-1 नंबर ऐड होता है। तो चलो इस फिगर को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले फिगर से ही सारी चीज़ें हमको याद करना है, तो फिगर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि ये आप एक गोला देख रहे हैं ना। रचना में आपको क्या क्या लिखना है? आप लिखना नहीं, पहले समझ लो, मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखना है। यहाँ पर देखो एक गोला दिख रहा है ना, तो लिखेंगे इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है। इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड, देखो यहाँ पे एक वैद्युत रोधी स्टैंड है ना, जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड, हमने रचना में x y लिखा है, तो यहाँ पे a की जगह पे हम x लिख सकते हैं और b की जगह पे y, जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड x तथा y पर स्थित है या के सहारे टिका है। क्या लिखना है कि माना एक खोखला गोला S होता है जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड
एक्स तथा वाई पर टिका होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे रबर अथवा सिल्क, देखो लिखा है ना रबर बेल्ट, तो लिखेंगे इसमें रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन, यहाँ पे इस तरह से सिरेहीन होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सिरा टाइप में होता है, सिरेहीन एक बेल्ट लगी होती है। क्या लिखेंगे, इसमें रबर अथवा सिल्क की एक सिरेहीन बेल्ट लगी होती है, जो दोनों घिरनी, कौन कौन सा, P1 और P2, ये आपका क्या है, ये आपका घिरनी है, जो P1 और P2 पर चित्रानुसार लगी होती है, घिरनी P1 और P2 पर चित्रानुसार लगी होती है। फिर क्या लिखेंगे आगे कि घिरनी P1 को, देखो यहाँ पे लिखा है ना घिरनी P1, घिरनी P1 को मोटर की, देखो यहाँ लिखा वैद्युत मोटर, घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से क्या किया गया है, जोड़ दिया जाता है, घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है, इसलिए जोड़ा जाता है जिससे मोटर की सहायता से इस घिरनी को घुमाया जा सके। ठीक है, घिरनी P1 को किससे जोड़ देते हैं, मोटर से, और मोटर से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इस घिरनी को घुमाया जा सके। इसके बाद आपको आके क्या लिखना है कि इसमें दो कंघी C1 व C2 लगी होती है, तो यहाँ पर देखो एक कंघी यहाँ पे C1 दिख रहा है और एक कंघी यहाँ पे C2 दिख रहा है, तो इसमें दो कंघी C1 व C2 लगी होती है। आगे क्या लिखे, C1 कंघी को P1 सिरे के बेल्ट से जोड़ दिया जाता है, C1 कंघी को किसके पास जोड़ रहे हैं, P1 के पास, तो लिखेंगे कंघी C1 को P1 सिरे के बेल्ट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज से जोड़ा जाता है। देखो इसका एक सिरा तो घिरनी P1 से जुड़ा है और एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है DC से, DC का मतलब उच्च वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। अब कंघी C2 को क्या करते हैं, P2 के सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा जिसके दूसरे सिरे को धातु के खोखले गोले S से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक आपको रचना में लिखना है, फिर से समझ लीजिए हर एक लाइन कैसे कैसे आपको याद करना है। इसमें लिखना है कि माना एक धातु का खोखला गोला S होता है, एक धातु का खोखला गोला S होता है, जो दो वैद्युत रोधी स्टैंड X तथा Y पर टिका होता है। आगे लिखेंगे इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट लगी होती है, जो घिरनी P1 व P2 के अनुसार चित्रानुसार लगी होती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है, वैद्युत मोटर से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वैद्युत मोटर घिरनी P1 को घुमाने में सहायता करता है। फिर लिखेंगे इसमें दो कंघी C1 व C2 होती है, कंघी C1 के एक सिरे को घिरनी P1 से जोड़ दिया जाता है और कंघी C1 के दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कंघी C2 के एक सिरे को घिरनी P2 से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को धातु के खोखले गोले के भीतर जोड़ दिया जाता है। बस रचना में आपको यही लिखना है। फिर से बता रहे आपको सिर्फ फिगर याद कर लो यार, और तो कुछ याद ही नहीं करना है, एक ही बार में सारा याद हो जा रहा है। एकदम सिंपल तरीके से बता रहे, इससे भी ज्यादा सिंपल क्या मैं बताऊं। एकदम सिंपल है कि इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है, ठीक है। फिर क्या लिखे हो, जो दो वैद्युत रोधी स्टैंड X तथा Y के सहारे टिका होता है। इसमें दो घिरनी, इसमें रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है, जो घिरनी P1 व P2 के सहारे टिकी होती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वैद्युत मोटर घिरनी P1 को घुमाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें दो कंघी C1 व C2 लगी होती है। कंघी C1 को उच्च वोल्टेज से जोड़ा जाता है, कंघी C2 को घिरनी P2 से तथा एक सिरे को धातु के खोखले गोले S से जोड़ा जाता है। अब आपको ये चीज ना लिखना कैसे है तो वो समझ लेते हैं। आप लिखोगे कैसे इस चीज को, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको लिखना कैसे है। संरचना में आपको क्या लिखना, फिगर के बाद आपको लिखना है कि इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है, जो दो वैद्युत रोधी स्टैंडों X तथा Y पर टिका होता है। इसमें रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है, जो दोनों घिरनी P1 व P2 पर चित्रानुसार लगी होती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है,
जिससे मोटर की सहायता से इसे घुमाया जा सके। इसमें दो कंघी C1 व C2 होती हैं। C1 कंघी को P1 सिरे के बेल्ट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज DC से जोड़ दिया जाता है। कंघी C2 को P2 के सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा जिसके दूसरे सिरे को धातु के गोले के भीतर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है। और यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है कार्य विधि। और कार्य विधि में क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें पहले आप समझ लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको लिखना कैसे वो समझ लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, वैद्युत मोटर की सहायता से बेल्ट को घुमाया जाता है, क्योंकि घिरनी P1 जो था वो जुड़ा था वैद्युत मोटर से। जब वैद्युत मोटर के द्वारा घिरनी P1 को घुमाया जाता है तो लिखा भी है, तो बेल्ट घुमाने लगते हैं। इस प्रकार उच्च वोल्टेज के DC से आवेश कंघी C1 पर जाने लगता है। और जो आपका उच्च वोल्टेज लगा था ना, वहां से आवेश कहाँ पे जाएगा, कंघी C1 पर जाने लगता है, जिस कारण C1 के नुकीले सिरे पर अधिकतम, आपको क्या लिखना है कि अधिकतम मात्रा में आवेश पहुंचता है। और नुकीले सिरे पर आवेश एकत्रित होने के बाद वह बेल्ट की सहायता से बेल्ट की सहायता से जो आवेश होगा वो घिरनी, यहाँ पे घिरनी आप लिख देना, घिरनी P1 से P2 की ओर जाने लगता है, जहां कंघी C2 पर आवेश को ग्रहण कर लेती है, जो इस खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर भेज देती है, जो पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश अधिक मात्रा में होने के कारण इसका क्षरण होने लगता है। इस क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे जनित्र को एक कांच के बॉक्स में भर देते हैं, जिससे उच्च वोल्टेज भरा जा सकता है। कार्य विधि मुझे पता है अभी मैंने अच्छे से नहीं समझाई है, अब आपको लिखना कैसे है वो मैं समझा रहा हूँ फिगर को देखकर। तो देखो यहाँ पे फिगर की सहायता से मैं कार्य विधि भी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि वैद्युत मोटर की सहायता से घिरनी P1 को घुमाया जाता है। जब घिरनी P1 को घुमाया जाता है तो यहाँ उच्च वोल्टेज से आवेश प्रवाहित होने लगता है। जब उच्च वोल्टेज से आवेश प्रवाहित होगा तो यह आकर कंघी C1 पर एकत्रित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में आपने लिखा था कि जो नुकीले सिरे होते हैं वहां पर आवेश सबसे ज्यादा संचित होता है। तो जहाँ पे नुकीला सिरा दिख रहा है ना, यहाँ पर आवेश की मात्रा सबसे अधिक होगी। जब आवेश की मात्रा अधिक होगी तो धीरे धीरे ये आवेश कहाँ पर आने लगेगा, घिरनी P1 के सिरे बेल्ट पर आने लगेगा। और इस बेल्ट की सहायता से धीरे धीरे आवेश आपका ऊपर जाता रहेगा और ये ऊपर जाते जाते पहुँच जाता है घिरनी P2 के पास। और घिरनी P2 से जुड़ा होता है कंघी C2। तो कंघी C2 पर जो होता है वो आवेश एकत्रित होने लगता है। और जब आवेश एकत्रित होने लगता है C2 पर, तो C2 की सहायता से या गोले के चालक के भीतरी पृष्ठ पर आवेश एकत्रित होने लगता है। और भीतरी पृष्ठ पर जब आवेश एकत्रित होने लगता है तो मैंने पहले ही बताया था कि आवेश हमेशा बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होता है। तो भीतर पर एकत्रित ना हो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होने लगता है। और बाहरी पृष्ठ पर जब आवेश एकत्रित होगा तो यहाँ पर देखो पूरा आवेश बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। लेकिन जब बाहरी पृष्ठ पे बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है ना, तो उसका क्षरण होने लगता है। और इस क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे परिपथ को एक कांच के बॉक्स में भर देते हैं। तो आपको एक कांच का बॉक्स बना देना है और इस पूरे फिगर को एक कांच के बॉक्स में भर देना है। तो यही चीज़ मैंने पूरा समझाया है। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल PCM क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसके पहले मैंने श्रेणी क्रम का संयोजन और समांतर प्लेट संधारित्र मतलब इस लेसन के बहुत सारे डेरिवेशन बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आप पहले देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न में आपको समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं ये चीज हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो लिखा है संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को X तथा दूसरी प्लेट को Y से जोड़ा जाता है।
देखो प्रत्येक प्लेट के क्या लिखा है, प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को, ये प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट और ये भी प्रथम प्लेट, इसको एक सिरे से जोड़ा जाता है, जिसको एक बिंदु x से जोड़ा जाता है, और दूसरी प्लेट को y से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को x तथा दूसरी प्लेट को y से जोड़ा जाता है, इस क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये आपका हो गया डिफिनेशन। अब रचना आपको क्या लिखना है, रचना में लिखना है कि माना तीन संधारित्र C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना तीन संधारित्र C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जब इनके बीच में B वोल्ट का बैटरी लगाया जाता है तब प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के मध्य समान विभवांतर होंगे, इसलिए इन पर आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होंगी। बस यही आपको समझना है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेगा तो यहाँ पर विभवांतर समान होगा, आवेश अलग अलग होंगे। ठीक है, तो रचना में क्या क्या लिखना है, देखो 1% भी आपको याद ही नहीं करना। देखो हम रचना यहाँ से ही बना के लिख दे रहे हैं, कैसे कैसे आप रचना को लिखोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 हैं, जिनको B वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चूंकि संधारित्र की जो प्लेटें हैं ये समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो समान होगा और इनके आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होंगी। तो यहाँ पे लिख भी देंगे। यहाँ पे देखो क्या हो गया, आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होंगी। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है C बराबर में Q अपान में होता है यहाँ पे V। यही तो फार्मूला पढ़ा है, धारिता का फार्मूला पढ़ा है C बराबर Q अपान में V। अगर हम Q को रोक लेते हैं तो Q बराबर फार्मूला हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा V। तो यहाँ पे पहले प्लेट के लिए आवेश Q1 बराबर धारिता आपका C1 और विभव आपका समान होगा, तो यहाँ पे विभव के लिए V। Q2 बराबर यहाँ पे C2 और यहाँ पे V। Q3 बराबर यहाँ पे C3 और यहाँ पे हो जाएगा V। मतलब Q1, Q2 और Q3 का वैल्यू आ गया। Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3 और यहाँ पे हो गया V। फिर लिखेंगे कुल प्रवाहित आवेश। अगर पूरे परिपथ में देखा जाए तो आवेश Q हो तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का फार्मूला क्या है, C इंटू V। तो Q की जगह पे देखो हमने लिखा भी है कि चूंकि Q बराबर कितना होता है, CV हो जाएगा। तो जहाँ पे Q लिखा है वहाँ पे लिखेंगे CV बराबर C1B प्लस में C2V प्लस में C3B। यहाँ पर हो गया CB बराबर, यहाँ पे देखो V तीनों में कॉमन हो रहा है तो V को करेंगे कॉमन और ये हो जाएगा आपका C1 प्लस में C2 प्लस में C3। यहाँ पे ये B से ये B कट जाएगा और आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा C बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम फिगर से ही सारी चीज़ें याद करवा दे रहे हैं। पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है और जैसे मैं बता रहा हूँ हर एक डेरिवेशन आपको पेपर में सेम ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले समांतर क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो आपको लिखना है कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु x से तथा दूसरी प्लेट को y से जोड़ा जाता है, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर रचना में आप लिखे हो कि माना C1, C2 तथा C3 तीन संधारित्र हैं जिनको B वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चूंकि प्रत्येक प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होंगे, इसलिए इन पर आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होंगी। और आवेश की मात्रा अगर भिन्न भिन्न होगी, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आवेश की मात्रा अगर भिन्न भिन्न होगी तो मान लो पहले प्लेट पे Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V, दूसरे प्लेट पे Q2 बराबर C2 इंटू V और Q3 बराबर हो जाएगा C3 और यहाँ पे हो जाएगा V।
तो कुल आवेश निकालेंगे, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, C इंटू वी। Q1 की जगह पे C1V प्लस में C2V प्लस में C3 और यहाँ पे V हो जाएगा। ये हो गया CB, यहाँ पे B करेंगे कॉमन, तो C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ये V से V कट जाएगा। आपका वैल्यू आएगा C बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3, और यही सूत्र आपको निगमन करना था। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहला काम तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, ये आपका वान डे ग्राफ जनित्र जो इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।